That's my good news. राजस्थान के जालौर जिले के दादाल गांव में एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी ने पूरे देश का दिल जीत लिया है, जहां अमेरिका में बसे एनआरआई डॉक्टर अशोक कुमार जैन ने अपने बचपन के स्कूल को संसद भवन जैसा भव्य रूप दे दिया। यह सफर शुरू हुआ एक साधारण अनुरोध से, जब स्कूल प्रिंसिपल ने उनसे महज एक कक्ष बनाने की गुहार लगाई। डॉक्टर अशोक जैन, जो पिछले 31 वर्षों से अमेरिका में चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं, ने 1975 से 1975 तक किसी दादार सरकारी स्कूल में पहली से तीसरी कक्षा तक पढ़ाई की थी। उस समय स्कूल में कोई पक्का कमरा नहीं था। बच्चे खेजड़ी के पेड़ की छांव में तले बैठकर पढ़ते थे। 2020 में गांव लौटे तो जर्जर हालात देखी। प्रिंसिपल की गुजारिश पर उन्होंने मां को बताया, तो मां ने कहा, एक कमरा क्या करेगा, पूरा स्कूल बना दो। पिता की भी यही इच्छा थी। भाई जीतमल जैन के समर्थन से संकल्प लिया गया। कोरोना के बाद 2022 में मां के निधन पर पत्नी ने कहा, शिक्षा सबसे बड़ा दान है, अभी शुरू करो। निर्माण के लिए जमीन की चुनौती थी। गांव के राजपूत समाज के बल सिंह जी ने जमीन बेचने से इनकार कर दिया और अपने बेटों कंवर सिंह, बलवंत सिंह व शैल सिंह के साथ 3 बीघा जमीन दान कर दी। 2023 में 7 करोड़ रुपए की लागत से काम शुरू हुआ। 2 साल की मेहनत से दिसंबर 2025 में भव्य भवन उद्घाटित हो गया। डिजाइन पुरानी संसद भवन जैसा, भव्य गुंबज, स्तंभ और आधुनिक सुविधाओं से लैस। इसमें 22 आधुनिक कक्षाएं, कक्षा 1 से 12 तक, विशाल किचन, डाइनिंग एरिया, बड़ा मंच, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स एकेडमी और स्किल ट्रेनिंग सेंटर है। अब बच्चे ऐसी सुविधाओं में पढ़ रहे हैं जो निजी स्कूलों को मात दे दें। यह स्कूल सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि पीढ़ियों के भविष्य का आधार है। डॉक्टर जैन कहते हैं, अमेरिका के स्कूलों जैसा बनाया ताकि गांव का बच्चा प्रतिस्पर्धी बने। माँ की दृष्टि, दान ऐसा दो जो जिंदगियां बदल दे, यही साकार हुई। गांवानों का सहयोग और परिवार का समर्पण इसकी नींव है। सोशल मीडिया पर वायरल फोटो वीडियो ने इसे राष्ट्रीय चर्चा बना दिया है। यह कहानी जड़ों से जोड़ने, शिक्षा के महत्व और सामूहिक प्रयास की मिसाल है। डॉक्टर जैन जैसे प्रवासी अपनी मिट्टी को लौटाकर नई उम्मीद जगा रहे हैं। असम के एक छोटे से गांव में गरीबी के चरम सीमाओं के बीच जन्मे इस कलाकार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद किताबों से नाता तोड़ दिया, लेकिन जीवन ने उन्हें ऐसी कला सिखाई जो किसी पाठ्यक्रम में नहीं मिलती। महज 7 साल की उम्र में वे अपने पिता के पीछे पीछे मंडली में शामिल हो गए, जहां कहानियों की लय, ढोल की थाप और भक्ति के रंगों ने उनके भीतर एक नया संसार रच दिया। यह सफर एक साधारण बालक से सुकनानी, ओजापली और देवधनी नृत्य के महान संरक्षक का था, जहां उन्होंने प्राचीन कला को न केवल जीवित रखा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सौंप दिया। सुकनानी ओजापली असम की सबसे पुरानी कथात्मक गीत नृत्य परंपराओं में से एक है, जो शाक्त उपासना से गहराई से जुड़ी है। इसमें ओजा नामक मुख्य गायक मनसा देवी की कथाएं गाता है, जबकि पाली नामक सहायक कलाकार कोरस में साथ देते हैं। यह कला कप्ता साम्राज्य के दौरान विकसित हुई और दारंग के राजा धर्मनारायण के संरक्षण में फली फूली। 15वीं-16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन से इसका संगम हुआ, जिसने असम के नव वैष्णव सत्रों में थिएटर और संगीत को प्रभावित किया। गांव के छोटे मंचों से शुरू होकर यह कला नैतिक शिक्षा, सामुदायिक स्मृति और सामाजिक जागरण का माध्यम बनी। इसी तरह देवधनी नृत्य आध्यात्मिकता का प्रतीक है, जहां नर्तक देवी की आराधना में मंत्रमुग्ध होकर नाचते हैं, तांत्रिक परंपराओं को जीवंत करते हुए। यह नृत्य बारपेटा और गुवाहाटी के त्योहारों में साझा की ध्वनि के साथ 6 से 10 नर्तकियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो असम की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। इस कलाकार का जीवन संघर्षों से भरा था। गरीबी ने उन्हें किताबी पढ़ाई से वंचित रखा, लेकिन जटरा के मंच ने उन्हें कथावाचक की कला सिखाई। पिता की देखरेख में उन्होंने ढोल, कांसे की थाली और मुकुट धारण कर ओजापल्ली की बारीकियां सीखीं। धीरे धीरे वे गांव के उत्सवों के सितारे बन गए। युवा अवस्था में दिल्ली के राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचे, जहां उनकी प्रस्तुतियां दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती। सुकनानी ओजापल्ली में वे बुला
लखिंदर की अमर प्रेम कथा को इतनी जीवंतता से गाते कि दर्शक भाव विभोर उठते। देवधनी में उनकी मुद्राएं देवी के अवतार जैसी प्रतीत होती। असम के तरांग जिले जैसे ग्रामीण इलाकों में यह कला सामूहिक संचार का शक्तिशाली माध्यम रही, जहां आध्यात्मिक सामग्री ने इसे लोकप्रिय बनाया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि परंपरा को निरंतरता देना था। उम्र ढलने पर वे गुरु बने, युवाओं को प्रशिक्षित करने लगे। उन्होंने मोबाइल सांस्कृतिक समूह बनाए जो सत्रिया नृत्य और अंकिया नाच को आधुनिक मंचों पर ले गए। असम के विभिन्न थिएटर समूह को प्रशिक्षण देकर उन्होंने ओझापल्ली को विलुप्त होने से बचाया। पद्म पुरस्कारों से सम्मानित असम के अन्य कलाकारों की तरह वे भी लोक नायकों में शुमार हो गए। उनका मानना था कि ओझापल्ली महाकाव्य कथावाचक की आखिरी भारतीय परंपरा का हिस्सा है, जिसकी जड़ें महाभारत काल तक जाती हैं। अर्जुन द्वारा उत्तरा या वरहनला को सिखाई गई गंधर्व विद्या की इसका आधार बनी। व्यास कलाई जैसे कथा गुरुओं ने इसे लोकप्रिय बनाया। आज असम की सांस्कृतिक धरोहर में उनका योगदान अमिट है। गांव के मंच से राष्ट्रीय पटल तक का सफर न केवल व्यक्तिगत विजय है, बल्कि असमिया लोक कला की विजय भी। सुकनानी, ओजपल्ली और देवधनी जैसे रूपों में मंगोलोइड, इंडो बर्मी और आर्यन परंपराओं का संगम रचा। यह कलाकार साबित करता है कि औपचारिक शिक्षा के बिना भी कला के माध्यम को समाज से जोड़ा जा सकता है। उनकी कहानी गरीबी से उबरकर परंपरा के संरक्षक बनने की प्रेरणा है, जो असम की ग्रामीण संस्कृति को जीवित रखे हुए है। पीढ़ियां उनके नाम को याद रखेंगी, क्योंकि उन्होंने कला को किताबों से निकालकर जीवन का हिस्सा बना लिया। भारत की सबसे लोकप्रिय वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल का नाम आज हर बच्चे और बड़ों के दिल में बसा है, जो डोरेमोन, शिनचैन और छोटा भीम जैसे अमर कार्टून किरदारों को अपनी जादुई आवाज देती है। एक साधारण परिवार में जन्मी सोनल ने बचपन से ही आवाजों की नकल करने का शौक पाला। उनकी मां ऑल इंडिया रेडियो की प्रसिद्ध अनाउंसर थी, जिन्होंने सोनल को मात्र 6 साल की उम्र में रेडियो स्टेशन ले जाकर वॉइस आर्टिस्ट बनाने का रास्ता सिखाया। 8 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल काम शुरू कर दिया, लेकिन असली धमाल तब मचा जब 13 साल की उम्र में डोरेमोन के लिए ऑडिशन दिया। सैकड़ों बच्चों में से चुनी गई सोनल ने 14 साल तक इस नीले रोबोट पिल्ली को अपनी रोबोटिक और प्यारी आवाज दी, जो हर घर की दीवारों में गूंजती रही। डोरेमोन के बाद सोनल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शिनचैन के शरारती और मासूम लीड कैरेक्टर को उन्होंने इतनी जीवंतता दी कि दर्शक हंस हंसकर लोटपोट हो जाते। छोटा भीम के दमदार और शक्तिशाली स्वर में लड़की की आवाज का चमत्कार देखने लायक था। एक महिला के लिए पुरुष किरदार को डब करने की चुनौती आसान नहीं थी। गले में खिंचाव, लंबे घंटे स्टूडियो में बिताना और प्रतिस्पर्धा का दबाव सब कुछ झेला, लेकिन जुनून ने उन्हें पोकेमॉन के पिकाचू, पावर पफ गर्ल्स के बबल्स, कैप्टन मार्वल, एलिस इन वंडरलैंड जैसी फिल्मों और ड्रैगन बॉल सुपर तक पहुंचा दिया। सोनल कहती है, छोटा भीम की आवाज इतनी परफेक्ट कर ली कि नींद में भी निकल जाती है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें एनिमेशन जगत की रानी बना दिया। सोनल का सफर आसान नहीं था। स्कूल में भी अपनी इस पहचान को छिपाती रही, क्योंकि ध्यान नहीं चाहती थी। स्टूडियो में घंटों रिहर्सल, गले को ट्रेनिंग और हर किरदार को जी लेना, यह सब उनके दम पर था। 34 साल की उम्र में भी उनकी आवाज में वही बचपन का जादू बरकरार है। 4 साल की बेटी के साथ वे अब घर परिवार संभालती हैं, लेकिन काम का जुनून कम नहीं हुआ। तेरामोन के 37 साल बाद खत्म होने पर भी सोनल की आवाज यादों में जिंदा है। उन्होंने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात के वीडियो में भी अपनी प्रतिभा दिखाई, जो वायरल हो गया। आज सोनल का यूट्यूब चैनल लाखों फैंस का पसंदीदा है। यहाँ वे लाइव डबिंग सेशन, इंटरव्यू और पीछे की कहानी शेयर करती हैं। बच्चे कमेंट्स में लिखते हैं, आपकी आवाज ने हमारा बचपन संवारा। सोनल साबित करती हैं कि जुनून और लगन से बचपन के सपने हकीकत बन सकते हैं। वॉइस एक्टिंग जैसे पीछे के काम में भी चेहरा न दिखे तो भी पहचान बन सकती है। एनिमेशन इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए प्रेरणा, सोनल ने साबित किया कि आवाज से दुनिया जीती जा सकती है। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है
जो संघर्षों के बावजूद अपने जुनून को थामे रखता है। डोरेमोन की गैजेट्स की तरह सोनल की आवाज भी जादुई है, जो पीढ़ियों को जोड़ती है। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.